बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करें, पंजाब असम्बली की तहलील का आइनी अमल मुकम्मल हो गया। महकमे कानून ने पंजाब असम्बली की तहलील का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पंजाब असम्बली वज़ीर आला की एडवाइस पर तहलील की गई। असम्बली की तहलील 14 जनवरी को रात 10:10 से हुई, जिसके बाद अब पंजाब कैबिनेट और अरकान असम्बली के ओहदे ख़त्म हो गए। तमाम स्पीकर पंजाब असम्बली सुल्तान खान, डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम आइंदा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब तक काम करते रहेंगे। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही भी निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर तक अपने मनसब पर रहेंगे। पीटीआई के साबिक मुनहरिफ अरकान की इमरान खान से मुलाकात की कोशिशें। इमरान खान का मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात से इनकार। इमरान खान की मुनहरिफ अरकान ने असम्बली को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करवाने की हिदायत। पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर के सामने पेश होकर वजाहत पेश करें। इमरान खान की हिदायत। लियाकत अली से बात करेंगे। जी लियाकत, मुनहरिफ अरकान की वजह से बड़ा मसला रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफिले की हुकूमत को। अभी तो जिस तरह असम्बली तहलील होगी, अब दोबारा कौन कोशिशें कर रहा है कि हालात बेहतर हो? देखिए, पीटीआई के 3 मुनहरिफ अरकान हैं, जिनमें फैसल फारूक चीमा, मोमना वहीद, सरदार खुर्रम लगारी। इन अरकान को शोकॉज नोटिस जारी किए गए थे कि ये अपनी पोजीशन वाजे करें कि ये वज़ीर आला के एतमाद के वोट के रोज ऐवान से गैर हाजिर क्यों रहे। इन अरकान के हवाले से अब इतलात मिली है कि इन्होंने इमरान खान से मुलाकात करके उनको अपनी पोजीशन वाजे करने का जो है फैसला किया, लेकिन इस हवाले से वो नाकाम रहे, क्योंकि इमरान खान ने जो है वो इन रहनुमाओं से मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद पे अपना शोकॉज नोटिस का जवाब दें और असद उमर से मिलकर जो है वो अपनी वजाहत पेश करें। इमरान खान का कहना है कि इस हवाले से जो तरीकाकार है उसी को अडॉप्ट किया जाए। वो बराह रास्त इन मुनहरिफ अरकान से मुलाकात नहीं करेंगे। तो लियाकत, आपके ज़राए क्या बताते हैं सारी सूरत हाल में, क्यों अब दोबारा इमरान खान से मिलना चाहते हैं, जब उन्होंने पार्टी पॉलिसी चेयरमैन जो पार्टी के हैं उनकी हिदायत को नहीं तस्लीम किया था? देखें, फैसल फारूक चीमा ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया। उनका एक वीडियो स्टेटमेंट भी चल रहा है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने बेटे की तालीम के हवाले से अमेरिका जा रहे थे, तो ये वजह थी कि उन्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर थे जब उन्हें इजलास का इल्म हुआ और वो वहाँ से वापस आना चाह रहे थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो लाहौर नहीं पहुँच सके। तो उन्होंने कहा कि वो पीटीआई के साथ ही हैं। अब फैसल फारूक चीमा ने यह दावा किया है अपने एक ट्वीट में कि उन्हें इमरान खान ने यह हिदायत की है कि वो असद उमर से मिलकर अपने मामला को तय कर ले। तो इस तरह अब मुनहरिफ अरकान को इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो उस वक्त इक़दाम दानिस्ता किया या फिर किसी मजबूरी की वजह से किया, वो उन पे गलती हुई है। तो लियाकत, मोमिना वहीद क्या मौक़िफ़ देती हैं या खुर्रम लगारी क्या मौक़िफ़ देते हैं? तो आपको मालूम होगा कि उनके वालिद मोहतरम ने उनको आग कर दिया है और कहा है कि उनका अपने बेटे के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह की खुर्रम लगारी जो है अब वो कोई मैन ऑफ कमिटमेंट के तौर पर सामने नहीं आए। वो 3 से 4 दफा पार्टी में आए, वापस गए, कभी अलीम खां के साथ मिले, कभी फरीद के जहांगीर सिंह के साथ मिले, कभी मुनस लाई के कहने पर वापस आए और फिर इस दफा फिर गायब हो गए। और जब वोटिंग का अमल मुकम्मल हो रहा था और इस बात का वेरी लाउड एंड क्लियरली पता लग गया था कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले रहे हैं, तो सब खुर्रम लगारी ने भी राब्ता करके कहा था कि वो कहीं फंस गए हैं, वो रास्ते में हैं, बस अभी पहुंच रहे हैं, अभी असेंबली पहुंच रहे हैं। तो इस तरह जो है शायद इन अरकान को यकीन था कि ये हुकूमत जो है वो गिर जाएगी और एतमाद का वोट नहीं ले सकेगी। किस तरह मुस्लिम लीग ने एक सजा बनाई थी, तो उसके नतीजे में ये भी जो है वो मेंटली जो है वो शायद डबल माइंडेड हो चुके थे कि इन्हें किस तरफ जाना है, पीटीआई के साथ रहना है या अगली हुकूमत को अवेल करना है। तो इसलिए इनका जो एक्ट था उससे पीटीआई को तो शायद उतना नुकसान नहीं पहुंच सका, क्योंकि वो तो बहरहाल एतमाद का वोट लेने में कामयाब होगी, लेकिन इनको अपनी जो सियासी पोजीशन है उसके हवाले से काफी जो है सवालात का सामना है। तो लियाकत, खुर्रम के हवाले से बताइए, उनके जिस तरह वालिद की वीडियो तो सामने आई, इस हवाले से क्या आपके पास इत्तलात हैं कि वो कौन उनको बैक कर रहा था? क्योंकि आखिरी वक्त में, इससे पहले जिस तरह आपने खुद भी बताया कि वो कभी पार्टी के साथ रहे, कभी दूर रहे, कभी जहांगीर तरीन के साथ रहे, कभी दूर रहे, अभी कौन उनको बैक कर रहा था और वो आखिरी टाइम पर नहीं पहुंचे? जो मुझे को पर्सनल कमेंट देने का तो हक नहीं, लेकिन बात यह है कि उन्होंने अपने अमल से साबित किया है कि उन्होंने मैच्योर पॉलिटिक्स नहीं की। आपको याद होगा कि जिस दिन लॉन्ग मार्च का आगाज हुआ था
लाहौर से, उस दिन भी उसने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया था और दावा किया था कि मेरे साथ 4 MPs और है जो हम पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन जो ही लॉन्ग मार्च शाम को एक शानदार माहौल बना लाहौर में, उसके बाद रात को ही वो वापस CM हाउस पहुंच गया और कहा कि मैं तो पार्टी के साथ ही खड़ा हूं। तो इसलिए वो शायद जो है उनके मामला जो है कमिटमेंट के हवाले से काफी कमजोर हैं और वो कमिटमेंट कायम करके उस पर कायम रहने को शायद इतना अहम नहीं समझते। यही वजह है कि उनका सफर जो है वो कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर से मुनहसर रहा है। इसलिए अब कभी इम्कान है कि शायद खुर्रम लगारी को माफी ना मिले और उनको जो है वो टिकट भी ना मिले। शुक्रिया लियाकत। पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी है और अब 90 रोज़ में इलेक्शन का इनेकाद होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा ने ट्वीट किया, कहती हैं कि नून लीग सियासी मैदान में तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। PTI की सीनियर रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी है और अब 90 दिन में इलेक्शन का इनेकाद होगा। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड मॉनिटरिंग बोर्ड का 12वां इजलास हुआ। मुल्तान बिहाड़ी दोरोया सड़क की तामीर के मनसूबे की मंजूरी, फैसलाबाद चनियोट सरगोदा दोरोया सड़क की तामीर के मनसूबे की भी मंजूरी, नज़रसानी शुदा माहौलियाती और समाजी मैनेजमेंट सिस्टम की भी मंजूरी दी गई। लियाकत अली से बात करेंगे। जी लियाकत, इजलास के बारे बताइए, आपकी उस खबर के बारे अपडेट करें। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड मॉनिटरिंग बोर्ड का ये 12वां इजलास था, जिसकी सदारत वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने की। इस बारे आपको डिटेल ये बताएं कि मुल्तान बिहाड़ी दोरोया सड़क की तामीर के मनसूबे की मंजूरी दी गई, फैसलाबाद चनियोट सरगोदा दोरोया सड़क की तामीर के मनसूबे की भी मंजूरी दी गई। नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल अल हमरा में मुनक़िदा थिंक फेस्ट प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं। दे दो ना दे दो, ठीक है। आज चाइना हमें पैसे नहीं दे रहे तो सऊदी अरेबिया से मांग लेते हैं, ठीक है। कल UAE से मांग। दिस इज नो इकोनॉमिक पॉलिसी, ना आपकी, ना PTI की, ना पीपल्स पार्टी की, ना किसी पार्टी की। यू द पीपल इन पावर, पॉलिटिकल पावर, नॉट अदर, एंड पॉलिटिकल पावर मीन्स द मिलिट्री एज वेल, सिविलियन एंड मिलिट्री एलीट इन पॉलिटिकल पावर। व्हाट्स योर प्लान? What are you going to do? You're an educated man, so I can ask you this. But you're also part of the problem, because you belong to a political elite, and if you become finance minister again, we are back to the IMF. So it's not working. I mean, absolutely right. Pakistan is not working, and it's nothing to do with IMF or World Bank or China or US. It's completely our fault. And Pakistan doesn't work for Pakistanis. You know, it may not work for the rest of the world, but it's certainly not working for Pakistan. If you have half of your children not in school, if you have 40% of Pakistani children stunted, another 18% wasted, and another 27 or 28% malnourished, obviously Pakistan is not working. Only 16%, 14% Pakistani children are actually not malnourished or are not undernourished. So that's the reality of Pakistan. Every night millions of kids go to sleep hungry in Pakistan. That's our reality. 60% of Pakistanis have a family income of less than 40,000 rupees. 40,000 rupees, 60% Pakistanis. And that's a family of 6. That's our reality. We produce 55 lakh children every year. That's more than China even now. That's our reality. That's producing a Faisalabad and Islamabad and Rawalpindi every year. And we have, I will claim this right now, and I can prove this, of course, argue about it anyway, that we have one of the worst governments in the world. And I'm talking about across all parties, across all provinces, across the federation, we have one of the worst, least effective governance in the world. That is why other countries, I mean, Bangladesh is not a superstar. It's a corrupt, authoritarian government. It is not a superstar by any stretch of imagination. But it has surpassed Pakistan. India is a very imperfect democracy. I mean, look at what's happening to minorities in India, and look at other stuff that's happening. But it has surpassed Pakistan by leaps and bounds. That's because of something wrong with Pakistan, and you talk about this, or you obliquely about the structural issues in Pakistan. It's an elite-dominated society. But all societies are elite-dominated. Yes, all societies, but this is elite-dominated to the extent of completely having chokehold, and it's not just one elite, different elites controlling different aspects of Pakistan.
You have, I mean, just to start with this, 1,000-pound gorilla, that you have this incredible ingress of the armed forces in Pakistan, because of which politicians are always looking behind their shoulders, and they are not able to, they think, have the space to do any meaningful reforms or meaningful improvement. Then you have these, because of this, the politicians become very, they get a siege mentality, so you can only trust your families, for instance. And politics in Pakistan is based on interest and, the family values, values of a family and values of interest, and not, for instance, left and right, like in America, for instance, there is leftists and there is rightists, nothing of the sort. And those of you who talk about dynastic politics and all that, for instance, a lot of PTI friends talk about this. There's a monarchy in PTI. That's an absolute monarchy as well. So I mean, it's the same thing. It's just that he doesn't have children. Otherwise there is no difference. The word of the leader is the law. So you have these political systems. Then you have these businesses which have now, over the last 40, 50, 60 years, really perfected the art of rent seeking. And they're only selling to Pakistanis. Our businesses are not able to sell abroad. Our businesses are not able to export. If you think about this, there are only about 10 million Pakistanis abroad who send money to us. And those are able to send us $30 billion. And this 22 crore Pakistanis, 220 million Pakistanis together can only export $30 billion worth of goods. That's it. $30 billion worth of goods. That's nothing. I mean, we had the same exports as Vietnam in, I think, 1992. Today, I think Vietnam's exports are close to $200 billion. So, I mean, every country you name, except for, Alhamdulillah, Afghanistan, we are getting behind every country. So if you think this is the elite's fault, I will not disagree with that at all. The military elite and the civilian elite and the other sections of the elite, certainly. I think that, one solution is to get rid of the elite. The elite has worked in many countries, and you see, you're saying that we're not exporting, right? 30 billion is our exports, which is now about only 8.5 or 9% of our GDP. वो कहते हैं exports कभी इतनी बड़ी नहीं, हमारी GDP भी बढ़ी, उसका एक शेयर बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, हमारी सेविंग रेट कम होती जा रही है. देखिए, इस वक्त कोई पाकिस्तानी नहीं है, एकेडमिक, पॉलिटिशियंस के अलावा, उनको तो कुछ और समझ आता है. वो जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज इन सिवियर डिक्लाइन, द वर्ड दैट इज नॉट डिफॉल्ट, वो तो छोटी बात है, बट इट्स इन सीरियस डिक्लाइन. यू लुक एट द नंबर्स, यू लुक एट एजुकेशन, हेल्थ, सेविंग्स, एवरीथिंग, इट्स ऑल गोइंग डाउन वेरी शार्पली एंड गोइंग डाउन एट अ वेरी फास्ट पेस. So that's exactly my question, that you are saying that it's these people who are responsible for this. Okay, let's accept that. महंगाई के वार मुसलसल जारी हैं. ब्रायलर गोश्त 6 रुपये मज़ीद महंगा, कीमत 507 रुपये किलो. सब्जियां खरीदना आवाम के लिए बोझ बनने लगा. प्याज 250, अदरक 450 और लहसुन 400 रुपये किलो तक फ़रोख्त होने लगा. जाहिद आबिद से बात करेंगे. जी जाहिद, इस बारे बताइए आज के निर्ख क्या है? जी बिल्कुल, मार्केट में महंगाई की सूरत हाल जो की तुम बरकरार है. ख़ास तौर पर चिकन ब्रायलर गोश्त कम होने में नहीं आ रहा है इसके निर्ख, और इस वक्त भी मार्केट में 500 रुपये से ज़्यादा पर चिकन ब्रायलर गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है. आज इसकी कीमत में 6 रुपये मज़ीद इजाफा हुआ है, जिसके बाद 507 रुपये फ़ी किलो चिकन ब्रायलर गोश्त के नर्ख मुकर्रर किए गए हैं, जबकि अंडे 299 रुपये फ़ी दर्जन बदस्तूर फ़रोख्त हो रहे हैं. इस वक्त हम एक सारफ के साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चिकन है दिन ब दिन बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से एक गरीब आदमी जो सब्ज़ी वगैरह खाता है या दाल खाता है, वो चिकन की इस्तात नहीं रखता, वो इस काबिल नहीं है कि वो चिकन भी खा सके. और आजकल आपको पता है कि सर्दी का मौसम है, जिसके लिए सब्ज़ी के साथ साथ चिकन का भी और गोश्त का होना भी लाजमी है विटामिन के लिए. जी बिल्कुल, सार्फिन का यही कहना है कि चिकन ब्रायलर गोश्त कम अज़ कम खाया जाता था पहले, जो कि अब पहुँच से बाहर हो चुका है. और इसी तरह जो दीगर सब्जियां उनकी कीमतें भी उसी तरह देखी जा रही हैं, जिसमें ख़ास तौर पर प्याज की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल है. प्याज जो आज उसका नर्ख मुकर्रर किया गया है वो 230 रुपये फ़ी किलो तक हो गया है, जबकि दर्जा अव्वल प्याज मार्केट में इस वक्त 250 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा दोम 220 रुपये फ़ी किलो है. टमाटर 80 रुपये और 60 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं. लहसुन 400 और अदरक 450 रुपये. मटर 100 रुपये. तमाम मौसमी सब्ज़ियाँ जिसमें मूली, गाजर, पालक, साग
ये सब्ज़ियाँ आजकल मार्केट में दस्तयाब हैं और ये 40 से 50 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब हैं, जिसकी वजह से आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। लेकिन गोश्त और जो दीगर सब्ज़ मसाला जात हैं उनकी कीमतें मुसलसल ज़्यादा देखी जा रही हैं। शुक्रिया जाहिद। खुश्क मेवाजात की अगर बात करें तो मौसम सरमा की सौगात है खुश्क मेवाजात। महंगाई की वजह से खुश्क मेवाजात आवाम की पहुँच से कोसों दूर। गुज़श्ता साल की निस्बत खुश्क मेवाजात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शहरियों ने कहा कि 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है, खुश्क मेवाजात खरीदने का तो सोच भी नहीं सकते। सलमान तारिक इस बारे मज़ीद बताएंगे। जिस सलमान जी, मौसम सरमा में खुश्क मेवाजात शहरियों की जानिब से बहुत शौक से खाए जाते हैं, लेकिन खुश्क मेवाजात की कीमतों में भी खासा इजाफा हो चुका है। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल खुश्क मेवाजात की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को ख़रीदते वक्त सोचना पड़ता है कि खुश्क मेवाजात ख़रीदे जाएँ या ना ख़रीदे जाएँ। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितने फ़ीसद इजाफा हुआ है खुश्क मेवाजात में। भाईजान, कितनी कीमतों में फ़र्क आया पिछले साल की? सर, पिछले साल से इस साल की निस्बत कह लेंगे 50% जो है ना इजाफा होगा। वो कुछ फैसला ये है कि खजूर की कीमत में इसलिए इजाफा हुआ है कि एक बारिशें हुई हैं सैलाब करके, और जो कह लें कि 300 रुपये केजी थी वो इस टाइम 650 रुपये किलो हो गई है। अखरोट और बादाम कह लें कि जो पहले कम रेट में था इस टाइम ज़रा ज़्यादा रेट है, क्योंकि जाहिर सी बात है महंगाई के हिसाब से पहले 400 था, अब कह लें कि 650 800 रुपये सेल हो रहा है। डिफरेंट कैटेगरी में सेल हो रहा है। ये आपने गुफ्तगू सुनी कि जो इजाफा है खुश्क मेवाजात की कीमतों में वो गुज़श्ता साल की निस्बत बढ़ गया है। जो खजूर 300 रुपये किलो थी वो अब 600 रुपये की फ़रोख्त हो रही है। जो बादाम थे वो अब जो 2400 रुपये से 2700 रुपये 2800 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह दीगर तमाम जो अखरोट हैं या काजू हैं उनकी कीमतों में भी कई 100 रुपये का इजाफा हुआ है, और इसकी वजह से जो फ़रोख्त है वो भी खुश्क मेवाजात की खासी कम हो गई है। ये बताया है हमें खुश्क मेवाजात की ही दुकान पे मौजूद है उनके दुकानदार ने कि पिछले साल की निस्बत इस साल खुश्क मेवाजात की कीमतों में कई 100 रुपये का इजाफा हो गया है। जी शुक्रिया सलमान। लंडा बाज़ार का रुख करें तो लंडा बाज़ार में भी महंगाई की लहर बरकरार है। गर्म मलबूसात गुज़श्ता साल की निस्बत दुगनी कीमतों पर फ़रोख्त होने लगे। जैकेट, ट्राउज़र, मोज़े और जूते सब महंगे। शहरी कीमतें सुनकर ही वापस जाने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाहद अमीन। फ़ाहद, ये बताएं, आज छुट्टी का दिन है, एक तो रश कैसा है, और जिस तरह लंडा बाज़ार में जो शहरी हैं वो परेशान है महंगाई की वजह से? जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही लंडे बाज़ारों में जो है वो शहरियों का रश लगा है, और महंगाई ने जो है वो अब लंडे बाज़ारों का भी रुख कर लिया है। जो चीज़ यहाँ पर जो जर्सी, जो स्वेटर पिछले साल 200 से 300 रुपये में जो है वो आम शहरी को मिल जाती थी, अब उसकी कीमत में भी जो है वो 2 गुना इजाफा हो गया, और वही जैकेट 500 से 600 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, और वही जर्सी 300 से 400 रुपये में जहाँ पर जो है वो आम शहरी को दस्तयाब है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। जी, यहाँ पैंट का जो रेट है वो तकरीबन 600-700 रुपये की दे रहे हैं पैंट, और जो काफ़ी और शूज़ का रेट है वो भी तकरीबन 400-500 रुपये के दे रहे हैं इधर। तो काफ़ी महंगाई हो गई है, आटा नहीं लग रहा लोगों को। बिल्कुल, आपने देखा शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, और लंडे बाज़ार में भी जो है वो अब महंगाई की वजह से सिर्फ विंडो शॉपिंग जो है वो शहरी करने पर मजबूर हैं। ख़ास तौर पर लंडा बाज़ार था जहाँ मुतवस्सित तबके के लोग सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए जर्सियाँ, जैकेटें, स्वेटर, शूज़ और पेंटें जो है वो ख़रीद सकते थे। लंडे बाज़ार में भी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। महंगाई के साथ ज़रूरी अजनास का बुहरान भी सर उठाने लगा। महंगी खाद बीज के बाद खुश्क मौसम ने ज़रूरी शोबे के लिए अलार्म बजा दिया। रवां साल भी ज़रूरी शोबे पर भारी गुजरने का खदशा, किसानों ने हंगामी इक़दाम करने का मुतालबा किया। रिपोर्ट करेंगे जाहिद आबिद। साल 2022 में किसान खेतों में हल चलाने से ज्यादा सड़कों पर एहतजाज करते रहे। हुकूमत वादे करती रही लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। बिजली का टैरिफ 13 रुपए फी यूनिट करने का वादा वफा न हुआ। खादें महंगी फरोख्त हुई तो अब गैस ना होने पर खाद की पैदावार ही रोक दी गई। डीजल भी सस्ता ना हो। ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद सालाना 14 अरब डॉलर की मुख्तलिफ ज़रूरी अजनास दरामद की जाती हैं। गंदम की दर भी जारी है। कपास की पैदावार जरूरत से 3 गुना कम हुई। किसान कहते हैं ज़रूरी इमरजेंसी नाफज करें वरना रोटी के भी लाले पड़ेंगे। ज़रूरी बहरान नजर आ रहा है क्योंकि हमारी पैदावारी लागत बढ़ चुकी है। DAP का रेट बढ़ गया है, यूरिया का रेट बढ़ गया, बिजली का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, बीज का रेट बढ़ गया, हमारी मजदूरी बढ़ गई है, तमाम अखराजात हमारे बढ़ चुके हैं जी। एक दूसरा, हुकूमती तरजीहात में कहीं भी ज़राअत नहीं है।
हुकूमत इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। दीगर वजूहात अपनी जगह, दिसंबर खुश्क गुजर गया, जनवरी में भी मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। माहिरीन कम पानी से ज्यादा काश्तकारी के जदीद तरीकों पर अमल का कह रहे हैं। तरबेला कमांड की नहरों की बंदी अभी हुई है, मंगला कमांड की नहरें जल्दी खुलने वाली हैं क्योंकि वो दिसंबर में बंदी होती है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जल्दी बारिश भी आएगी और हम इस खुश्कसाली और शदीद सर्दी से छुटकारा हासिल करेंगे। गुज़श्ता मानसून सीजन में तरबेला डैम चंद रोज के लिए पूरी इस्तादाद से भरा, लेकिन मंगला डैम ना भरा जा सका, जबकि नए डैम ना बनने से भी पानी जखीरा नहीं हो पाता। ज़रूरी शोबे की बेहतर पैदावार के लिए पानी सबसे अहम अंसर है और खुश्क साली की वजह से खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ज़रूरी शोबे की पैदावार मुतासर हो सकती है, जिससे मुल्क की मईशत मज़ीद सुस्त रवी का शिकार हो सकती है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। यूटिलिटी स्टोर की एक छत तले अशिया के 2 रेट मुकर्रर, इंतहाई मुस्तहिकीन को अशिया कम निर्ख पर, आम सारिफ को मार्केट रेट पर देने की पॉलिसी जारी। ताहम अशिया की दस्तयाबी का मसला बदस्तूर मौजूद है। यूटिलिटी स्टोर्स पर तरीक़ाकार बदल गया, अशिया की दस्तयाबी मामूल पर न आई। बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ और आम सार्फिन के लिए अलग अलग तरीक़ाकार पर अमल जारी। आटा, चीनी, घी और दालों की फराहमी में उतार चढ़ाव बरकरार। आम सारिफ के लिए सब्सिडी कम कर दी गई। आम सारिफ के लिए घी 375 रुपए फी किलो, जबकि बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के लिए निर्ख 300 रुपए मुकर्रर। आम सारिफ के लिए आटे का 10 किलो थैला 648 रुपए में दस्तयाब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ को आटा 400 रुपए में मिलेगा। अशिया की दस्तयाबी सारिफ की नादरा से तस्दीक से मशरूत कर दी गई। अशिया की सप्लाई में तअत्तुल पर सारिफ चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कोई मैसेज आता है, लेकिन मैसेज आने के बाद हम स्टोर पे आते हैं, स्टोर पे आके देखते हैं तो कोई चीज़ नहीं मिलती। आप देखें कि गरीब बंदा जो यूटिलिटी स्टोर गवर्नमेंट ने बनाए हैं कि यहाँ सस्ती एशिया मिलती है, और वो देख रहा है वो वही चीज़ें बाहर दुकान से भी 400 सवा 400 का घी मिल रहा है, तो इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। हुकूमती इक़दामात से सब्सिडी तो दी गई, लेकिन आम मार्केट में महंगाई से सफ़ेद पोश तबका रुल रहा है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की सप्लाई बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन असेंबली की तहलील के बाद निगरान सेटअप का मामला, वज़ीर आला परवेज़ इलाही समेत PTI की लीडरशिप इमरान खान से मुलाकात करेगी। स्पीकर सुल्तान खान, उस्मान बुज़दार समेत दीगर रहनुमा शरीक होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए नामों का जायज़ा लिया जाएगा। लियाकत अली से बात करेंगे। लियाकत, अहम इजलास होने जा रहा है, किन नामों का जायज़ा लिया जाएगा? देखिए, आज PTI की चेयरमैन इमरान खान ने निगरान सेटअप पर जो है अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ मुशावरत का फैसला किया और पंजाब की लीडरशिप का इजलास मान पार्क बुला लिया गया है, जिसमें जो है वो स्पीकर पंजाब सुल्तान खान, पार्लिमानी लीडर उस्मान बुज़दार, साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर मियां इकबाल, मियां महमूद रशीद, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, डॉक्टर यासिर आशिर और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। इस मुशावरत में जो है वो हकीकी तौर पर जो है वो निगरान सेटअप के लिए नाम जो है वो सामने आएंगे। इस मुलाकात के बाद या इस इजलास के बाद जो है वज़ीर आला पंजाब से फैसलाई और चेयरमैन तहरीक साहब इमरान खान की भी मुलाकात होगी, तो जो उसमें भी निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत होगी और PTI की आदत जो नाम तजवीज़ करेगी वो इमरान खान नाम जो है वो परवेज़ इलाही को देंगे, ताकि उन नामों पर वो बाकायदा तौर पर अपोजिशन लीडर हमजा शराफ के साथ आईनी मुशावरत का अमल शुरू कर सके। तो ये आज इस तरह दो सतह पर आज मुशावरत एक होगी, एक पार्टी की सतह पर और एक इत्तेहादी वज़ीर आला जो परवेज़ इलाही की सतह पर मुशावरत होगी। तो लियाकत, ये बताइएगा, दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो मखदूम अहमद का नाम सामने आ रहा है, उस हवाले से क्या मालूमात है आपके पास? देखिए, वो अगर नाम सामने आता है तो वो अपोजिशन लीडर हमजा शराफ की तरफ से सामने आ सकता है। इधर PTI की या काफली की तरफ से वो नाम सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि अपोजिशन लीडर ने भी बहरहाल जो है वो 2 नाम देने हैं, तो अपोजिशन लीडर जो है वो अपने नाम अपनी मुशावरत पार्टी से करके देगा और PTI और काफली जो है वो अपनी मुशावरत करके नाम देगी। फिर दोनों जब तो वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर जो है अगर किसी एक नाम पर कंसेंसस नहीं कर पाते तो फिर मामला पार्लियामेंट्री कमेटी को रिफर हो जाएगा और वहाँ भी अगर इत्तेफाक नहीं होता तो फिर जो 4 नाम पार्लियामेंट्री कमेटी के पास होंगे वो चारों नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चले जाएंगे और चारों में से किसी एक को जो है वो निगरान वज़ीर आला इलेक्शन कमीशन मंजूर करेगा। शुक्रिया, आपने अपडेट किया लियाकत। लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का 7 सीटर रिक्शा के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद 7 सीट रिक्शे को मुख्तलिफ थानों में बंद करवा दिया गया। लाहौर न्यूज़ ने किनाल रोड पर गैर कानूनी 7 रिक्शे की निशानदही की थी। शबीर हैदर से बात करेंगे। जी शबीर हैदर, इस बारे बताइए।
जी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन ले लिया है, जिसमें शहर में किनार रोड पर गैर कानूनी 7 सीट रिक्शा की लाहौर न्यूज़ ने निशानदेही की थी, जिस पर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानब से 7 सीट रिक्शा के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, जिनमें वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ओन सादिक की सरबराही में यह क्रैकडाउन किया गया है। किनार रोड पर मुतअद्दिद 7 सीट रिक्शा को जो है मुख्तलिफ थानों में बंद करवाया गया है और वाइस चेयरमैन ओन सादिक ने कहा है कि 7 सीट रिक्शा गैर कानूनी है, इसे चलने की इजाज़त नहीं देंगे। अब किनार रोड पर 7 सीट रिक्शा कहीं नजर नहीं आएगा और रोजाना की बुनियाद पर जो है उनका कहना है कि गैर कानूनी रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई होगी। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो पहले तो शहर में चिंगची रिक्शा जो है वो अरूज पर है और अब ये 7 सीट रिक्शा है, जिसकी कोई ना कंपनी है और ना कहीं रजिस्ट्रेशन होती है, ना रूट परमिट है और ना ही उसके लिए जो है किसी जानब से कोई फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है और ये गैर कानूनी रिक्शा। और इस हवाले से जो है गुज़श्ता रोज जो है लाहौर न्यूज़ की जानब से निशानदेही की गई थी कि किनार रोड पर जो है इस रिक्शा की वजह से हादसात में भी इजाफा हो रहा है और इसके साथ साथ इसके लिए कोई भी कानून नहीं बनाया गया और ना इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन इसकी की गई है और ना ही इसका कोई रूट परमिट अभी तक किसी ने कोई जारी किया है और ना फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियों के साथ भी खेला जा रहा है। इस हवाले से आज जो है वो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानब से एक्शन लिया गया है और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बाकायदा मुतहर्रिक होगी और अपने तमाम इंफोर्समेंट विंग को जो है वो किनार रोड पर 7 सीट रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई करने की जो है हदायत भी की गई है। और ये जो वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ओन सादिक है उसकी जानब से बाकायदा जो है नाका लगाया गया और 7 सीट रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद रिक्शा को जो है मुख्तलिफ थानों में बंद भी करवाया गया। जी शुक्रिया शब्बीर। पंजाब हुकूमत खत्म हो गई मगर असातिज़ा की मुस्तकिली का वादा पूरा ना हुआ। 14,000 से ज़ायद असातिज़ा इंतज़ार करते रहे और असम्बली तहलील कर दी गई। कैबिनेट के आखिरी इजलास में भी असातिज़ा की मुस्तकिली की मंजूरी ना दी गई। मुस्तकिली ना होने पर असातिज़ा मायूसी का शिकार। आतिफ परवेज से बात करेंगे। आतिफ, असातिज़ा से वादे किए गए, बड़े बड़े दावे भी किए गए कि इनको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन सब कुछ अमलन ना हुआ। तक जो असातिज़ा ने सादकला में धरना दिया था, जिसके बाद हुकूमत ने कमेटी बनाई थी। कमेटी ने ये सिफारिश की थी कि असातिज़ा को और जो असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान है उनको मुस्तकिल कर दिया जाए। कमेटी का इजलास हुआ, उन्होंने सिफारिश की, कबीना को ये सिफारिश की गई थी, लेकिन हुकूमत खत्म होगी और जो मुस्तकिली ना हो सकी। इस हवाले से जो कल कबीना का आखिरी इजलास हुआ था उस पर भी असातिज़ा की मुस्तकिली का एजेंडा जो है वो शामिल नहीं किया गया और उस सारे मामले के बाद असातिज़ा जो है वो मायूसी का शिकार है। उनका कहना है कि अपनी मुस्तकिली के लिए जो कोशिश है वो जारी रखी जाएगी। जो नई हुकूमत आएगी उससे ये मुतालबा किया जाएगा कि उनको मुस्तकिल किया जाए। 5 साल से वो मुस्तकिली का इंतजार कर रहे हैं, तमाम शराइत भी पूरी कर रखी है, लेकिन उनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा था। जो कमेटी बनाई गई थी मुस्तकिली के लिए, उसकी सरबराही राना बिशारत कर रहे थे और उन्होंने ये सिफारिश की थी कि इन 14,055 असातिज़ा और असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान को बगैर टेस्ट और इंटरव्यू के मुस्तकिल किया जाए। जी शुक्रिया आतिफ। महकमे रेलवे से खबर शामिल करेंगे। रेलवे इंतजामिया और पुलिस की मुबैना गफलत। लाहौर में रेलवे स्टेशन जैसी हसास जगह पर सिक्योरिटी को नज़रअंदाज कर दिया गया। रेलवे स्टेशन पर नस्ब 25 कैमरे खराब निकले। फाहद अमीन की रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी का अल्लाह ही हाफिज। एक अरसा बीत गया, खराब कैमरे ठीक न करवाए जा सके। 47 कैमरों में से 25 कैमरे खराब होने का इंकशाफ। प्लेटफॉर्म नंबर 2, 4 और मेन लॉबी में लगे कैमरों के रिजल्ट्स भी इंतहाई नाकिस हैं। रेलवे इंतजामिया को स्पेशल ब्रांच समेत दीगर शोबाजात जानिब से मुतअद्दिद बार आगाह किया गया, खराब कैमरों की मुरम्मत के लिए कोई इक़दाम न उठाए गए। रेलवे पुलिस राय का कहना है कि कैमरे न होने के बायस चोरी के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। तर्जुमान रेलवे पुलिस कहते हैं रेलवे स्टेशन पर लगे कैमरों की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। खराब कैमरों को जल्द अज जल्द तब्दील किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। अल हमरा में जारी थिंक फेस्ट फेस्टिवल का दूसरा दिन। आज तालीम, सियासत, मुआशरत और आर्ट्स के उन्वान पर सेशंस होंगे। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। इसी पर इस्मा शौकत से बात करेंगे। जी इस्मा, इस फेस्ट का आज दूसरा दिन है।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अलहमरा माल रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर 2 रोज़ा थिंक फेस्ट का इनेकाद किया गया है। अफ्तार ताज़ा की जानिब से ये 2 दिन का फेस्टिवल जो है वो लगाया गया है और कोविड के बाद ये फेस्टिवल कई सालों के बाद जो है वो दोबारा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हुआ है अलहमरा में। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के बहुत से तलबा और तालिबात ने इसमें शिरकत की है। मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं, फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं अदबी लिहाज से, इसके अलावा सोशल और समाजी सियासी लिहाज से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बुक स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें शहरी अपनी ख़ासी तवज्जो जो है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल भी हमने देखा, गुज़श्ता रोज़ भी ये फेस्टिवल यहाँ पर हो रहा था और लोगों के तांता बंदा हुआ था यहाँ आने के लिए। लोग देख रहे थे, यहाँ आकर इंजॉय कर रहे थे। 2 हॉल्स हैं, हॉल 2 और हॉल 3 में मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर सेमिनार्स का इनेकाद किया गया है। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इसमें शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वीकेंड है, लाहौरी जो है वो इंजॉय करते हैं इस तरह के इवेंट्स को। सुबह का वक्त है तो आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि रश जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। इस वक्त भी यहाँ हम देख रहे हैं कि लोग आते हैं, स्टॉल्स को विजिट करते हैं, इसके अलावा हॉल्स को विजिट करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आज ये लास्ट डे है यहाँ पर इस फेस्टिवल का, लेकिन लोग यहाँ पर आके एंजॉय भी कर रहे हैं और यही उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा यहाँ पर रश जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया यशमा। दिन हो छुट्टी का और चिड़ियाघर में रश ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। लाहौरियों का सैर व तफरी के लिए चिड़ियाघर का रुख। सामिया सही से बात करेंगे। सामिया, आज संडे का दिन है, कैसा रश है चिड़ियाघर में? आज छुट्टी का दिन है और शहरियों की बड़ी तादाद ने आज चिड़ियाघर का रुख कर लिया है और शहरी जो हैं वो यहाँ पर बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। कोई अपने फ्रेंड्स के साथ आया हुआ है तो कोई अपनी फैमिलीज़ के साथ आया हुआ है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि ना सिर्फ लाहौरी बल्कि दूर दराज से भी जो लोग हैं वो भी चिड़ियाघर पे यहाँ पे आए हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर देख के खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। फूड स्टॉल्स पर भी काफ़ी रश लगा हुआ है क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। इस वजह से जो शहरी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, आपने क्या खाया और कौन सा जानवर देखा? मैंने लायन भी देखा है, शेर भी देखा है और बंदर भी देखे हैं। जी आप बताएं। जी हमने बच्चों का वेदर थोड़ा सनी हो गया था तो लिहाजा लेके बच्चों को निकल आया था। तो अभी इनको लायन वगैरह दिखाया, शीप्स दिखाई हैं, डियर दिखाए हैं और हिप्पो दिखाया है। मंकी की तरफ लेके आए, अभी आगे फिशेस की तरफ जाएंगे, उसके बाद कुछ खिलाएंगे इनको। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा जो शहरी हैं यहाँ पर खूब लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं, अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खा रहे हैं। कोई लाइन देख रहा है तो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर देखकर यहाँ पर शहरी बहुत खुश हो रहे हैं। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मौसम के बारे अभी आपको अपडेट करें। शहर का मौसम मज़ीद सर्द होने लगा, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक गिरने लगा। सूरज निकलने से धुंध छट गई, हवा चलने से फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स में भी बेहतरी आ गई। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा, मीठी मीठी धूप से धुंध और बादल गायब हो गए। सर्द हवा चलने से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक पहुंचने लगा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मतला साफ रहेगा और सर्द हवा चलती रहेगी। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। फ़ज़ाई आलूदगी में बेहतरी आ गई। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 हो गया। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर मुल्क भर में चौथे नंबर पर रहा। ताहम अपर मॉल के इलाके में सबसे ज्यादा फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स 349 रहा। फिरोजपुर रोड गजुमता के इलाके में 280 और कैंट में 228 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। शिमला पहाड़ी में 196 और DHA फेज 8 में 195 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। शानदार रिहाइश के साथ खाबों के भी मज़े। इतिहाद टाउन फेज़ 1 में मैकडॉनल्ड्स का इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताही रोज़ ही रौनकें लग गई। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट। रियल एस्टेट की दुनिया में बड़े नाम यूनियन डेवलपर्स को अपने कस्टमर्स का भरपूर ख्याल। इत्तेहाद टाउन फेज 1 राइवन रोड पर मैकडॉनल्ड के 78वें गोल्ड स्टैंडर्ड ड्राइव थ्रू आउटलेट का इफ्तिताह। इफ्तिताही तकरीब में यूनियन डेवलपर्स की जानिब से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नईम अहमद मलिक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नसीम खान, जनरल मैनेजर ऑपरेशंस अहमद नदीम कासमी, जनरल मैनेजर सेल्स एंड रिकवरी उमर खान, जनरल मैनेजर मार्केटिंग मीडिया एंड ब्रांड अंबर मसूद बेग ने शिरकत की। मैकडॉनल्ड के डायरेक्टर सप्लाई चेन एंड QA आसिफ गफ्फार, डायरेक्टर ऑपरेशंस आमिर मलिक, डायरेक्टर डेवलपमेंट उमर फारूक तूर, डायरेक्टर मार्केटिंग रजा अली और नेशनल मैनेजर डेवलपमेंट फैसल कुरैशी ने तकरीब को रौनक बख्शी।
6000 स्क्वायर फीट के एरिया पर तामीर किए गए मैकडॉनल्ड्स में 24 घंटे ड्राइव थ्रू, बच्चों के लिए प्ले एरिया, पार्टी रूम, होम डिलीवरी की सहूलत और 80 से जायद गाड़ियों की पार्किंग रखी गई है। आउटलेट में बैक वक्त 150 से जायद अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। यूनियन डेवलपर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नईम अहमद मलिक ने इत्तेहाद टाउन को लाहौरियों के लिए तोहफा करार दिया। उन्होंने मैकडॉनल्ड के बाद जल्द इत्तेहाद टाउन में अल फतेह शॉपिंग मॉल के इफ्तिताह का भी ऐलान किया। यूनियन डेवलपर की हमेशा कोशिश रही है जितने भी इसके प्रोजेक्ट्स हैं इसके हम आवाम के लिए उनकी बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हम लाते हैं। इसी को हमने ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आवाम को एक बहुत बड़ा तोहफा आज दिया है मैकडॉनल्ड की सूरत में, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम इसमें एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल भी लेके आ रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स के डायरेक्टर सप्लाई चेन एंड QA आसिफ गफार ने कहा कि मैकडॉनल्ड हमेशा अपने कस्टमर्स को सेहत बख्श और मुफीद ग़िज़ा की फराहमी यकीनी बनाता है। यहाँ पर और भी हमारे कंपेटिटर आएंगे विच ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिट कस्टमर एज वेल, क्योंकि उनको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। मैकडॉनल्ड्स इज़ टॉप नॉच एक्सपीरियंस एज वेल, एंड ऑल्सो कंपटीशन को भी हमारे साथ जो है उसी लेंथ के ऊपर आना पड़ता है। सो दैट्स आई थिंक इट्स अ हेल्दी कंपटीशन इज़ ऑलवेज गुड टू हैव इट इन द मार्केट। MPA मलिक ज़हीर अब्बास खोखर ने सेहतमंद तफरीही सहूलतों के साथ उम्दा फूड की फराहमी पर यूनियन डेवलपर्स और मैकडॉनल्ड्स इंतजामिया की तारीफ की। मैकडॉनल्ड्स की टीम और प्लस जो यूनियन डेवलपर्स की टीम खास तौर पर जिनकी मेहनत की वजह से इलाके के लोगों का जो ये आज यहाँ एक रौनक बनी है, और पाकिस्तान में खुसूसन लाहौर में ऐसी एक्टिविटीज़ का, ऐसे सेलिब्रेशंस का और ऐसे मुकामात की बहुत ज़रूरत है जहाँ पर लोग अपने फैमिलीज़ के साथ आके यहाँ एंजॉय कर सकें। इत्तेहाद टाउन के मकीनों के साथ दीगर शहरियों ने भी यूनियन डेवलपर्स और मैकडॉनल्ड्स की काविशों को सराहा। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। लाहौर को पोलियो फ्री बनाने का अज़्म, DC लाहौर ने इंसदादे पोलियो कैंपेन का इफ्तिताह किया। मुहिम का बाकायदा आगाज़ 16 जनवरी से होगा। इमरान अकबर की रिपोर्ट। बच्चों को मासूरी से बचाएं, इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाएं। DC लाहौर मोहम्मद अली की मियां मीर अस्पताल आमद। 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब भर में साल 2023 की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज 16 जनवरी से होगा। लाहौर के 5 इलाकों से लिए गए पोलियो के नमूने मनफी आए। DC लाहौर मोहम्मद अली कहते हैं 20,85,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ पूरा किया जाएगा। इंसदादे पोलियो मुहिम 22 जनवरी तक जारी रहेगी। वालिदैन से अपील है ताउन किया जाए। हमारी 6300 टीम्स जो हैं वो घर घर जाके और मुख्तलिफ जो हमारे ट्रांजिट पॉइंट्स हैं उन पे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी, और इस हवाले से मेरी लाहौर के शहरियों से अपील यही होगी कि वो हमारी पोलियो की टीम्स के साथ ताउन करें और कोई बच्चा मिस ना होने दें। इंसदादे पोलियो मुहिम में 6360 टीमें हिस्सा लेंगी। लारी अड्डे, रेलवे स्टेशन समेत दीगर जगहों पर कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर डिवीजन में मज़ीद 2 नई मवेशी मंडियाँ बनाई जाएंगी। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के इजलास में फैसला किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल लतीफ़ खान ने कहा कि शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के लिए जल्द ज़मीन खरीदी जाएगी। मॉडल कैटल मार्केट जंगल जसवंतगढ़ का 80% काम मुकम्मल हो चुका है। इजलास में पंजाब कैटल मार्केट कंपनी के मुलाजमीन को मेडिकल अलाउंस देने की तजवीज़ पेश की गई।